तो शब्द व्यवस्था है ना, इसमें तो शब्दों के प्रकार स्रोत के आधार पर, निर्माण के आधार पर और परिवर्तनशीलता के आधार पर चल रहा है। तो इसमें तत्सम शब्द में क्या लिखा आपने, जो क्या होते हैं, जो संस्कृत से आए हैं तथा, हाँ, तथा वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग हो रहे थे, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द वो हैं आपके जो वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, वो होंगे आपके तत्सम शब्द। इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे तत्सम, जैसे अपने आप में ये जो शब्द है, या फिर शब्द ही ले लो, ये भी अपने आप में क्या है, तत्सम शब्द है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो स्रोत देखें, आधार देखें, निर्माण देखें, ये सारे शब्द क्या है, संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे के वैसे जैसे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो वो होंगे आपके क्या, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस भव, यानी कि उससे निकले हुए, भव यानी होना ना, उससे निकले हुए यानी संस्कृत से निकले हुए। संस्कृत से निकले हुए, तो लिख सकते हैं आप, वे शब्द जो, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से निकले हुए हैं तथा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं तथा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तथा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होंगे, वो होंगे आपके तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द के प्रकार क्या हो सकते हैं, इसका कोई तत्सम शब्द बनाना है और उसका जैसे, जैसे घृत है तो घृत का ही घी बनता है ना, इस तरह के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, है? जैसे अग्नि शब्द है, अग्नि से ही आग बना होगा। ठीक है, जैसे धर्म शब्द है, धर्म, धर्म से ही धाम बना है। ठीक है, और ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसे ही कर्म से ही काम बना है, कर्म से ही काम बना है। तो ये सारे शब्द क्या है, ये मतलब तद्भव शब्द हैं जो इस रूप में बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं वर्तमान हिंदी में। ठीक है, तो वो होंगे आपके क्या, तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो अगला लिखिए, अब देखिए देशज शब्द। देशज क्या होता है, जो यहाँ पैदा हुआ। हाँ। कहीं से आकर के, दूसरी भाषा की, तो फिर विदेशज कौन है, देशज पूछ रहा हूँ, देशज। हाँ, देशज शब्द क्या होता है, देशज शब्द, अच्छा पता ही नहीं है, क्यों नहीं है, बहुत पता है, उत्पत्ति का पता बिल्कुल है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। देखो जैसे इन्होंने लोटा एक शब्द बोला, हाँ, तो लेकिन जैसे ये शब्द है, लेकिन इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये कहीं ना कहीं से तो पैदा हुए ही होंगे। देखो देशज शब्द क्या होता, कोई और आप, आपके अलावा बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, कोई और अर्थ क्या है, हाँ क्या, जो लोक में बोले जाते हैं। हाँ, और कोई बढ़ाना चाहिए परिभाषा को, एक स्पेसिफिक शब्द हो जाएगा, आपकी परिभाषा हो जाएगी। देशज शब्द आप डिफाइन नहीं कर पाए, जिनकी उत्पत्ति यहाँ हुई हो, कहाँ, हाँ मतलब मैं समझ गया, जहाँ जो भाषा से संबंधित है उस भाषा क्षेत्र में ही उसकी उत्पत्ति हुई हो, वो देशज शब्द है। ठीक है, तो अब जाकर के एक परिभाषा आपकी बन पाई है देशज शब्द की, कि देशज शब्द क्या होता है, जो बना हुआ हो, जो किसी एक भाषा क्षेत्र में पैदा हुआ हो, बना हुआ हो, एक बहुत छोटे रीजन में वो शब्द पैदा होता है और उसके बाद वो शब्द फैलता है, आगे जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, किसी एक बहुत छोटे रीजन में पैदा हुआ, माना अवध की जगहों पर, अवध जहाँ अवध प्रांत में पैदा हुआ है वो शब्द बना, और फिर वो जो है पूरे हिंदी बेल्ट में या पूरी जगहों पर वो फैल गया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है देशज शब्द। तो अब ये बताइए आप कि देशज शब्द में और तद्भव शब्द में क्या फर्क है। तद्भव शब्द भी कहीं ना कहीं से उसी तरह प्रयुक्त होता है जैसे देशज होता है। देशज शब्द और तद्भव शब्द में क्या फर्क है, देखो
अच्छा, प्राकृत से हिंदी में आया है। देखो हाँ, हाँ मतलब वो आप ठीक कह रहे हैं। देखो तद्भव शब्द वो है जो बना हुआ था संस्कृत से। संस्कृत में ज्यादातर होता क्या है, संस्कृत अपने आप में माना जाता है कि वो भाषा नहीं है कि लोग उसको बोल सके, है ना, थोड़ा सा उसका, वो विद्वानों की भाषा है संस्कृत। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो एक विद्वानों की भाषा है, बहुत तर्क सम्मत, बहुत व्याकरण की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषा, लेकिन ऐसी भाषा जिसका एक तो उच्चारण लोग के लिए कठिन होता है, और मतलब ये भी केवल संस्कृत के साथ ये केस नहीं है, जितने भी प्राचीन भाषाएं होती हैं वो समय के साथ साथ उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वो शब्द जो संस्कृत से आए थे, जनता ने बीच में बदल दिया, उनका रूप बदल दिया, तो वो तो तद्भव शब्द हो गए। लेकिन वो शब्द जो संस्कृत से भी नहीं आए थे, जिनका सोर्स संस्कृत नहीं है, वो बीच में ही जनता ने आपस में, यानी कि लोग ने ही वो आपस में पैदा किए, यानी कि देश ने ही वो आपस में क्या किया, उनका उनका उनकी उत्पत्ति कराई, वो होते हैं आपके देशज शब्द। ठीक है, तो देशज शब्द वो होंगे जो कहीं ना कहीं से संस्कृत के बाद की जो 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 स्टेजेस आई है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली प्राकृत अपभ्रंश, या फिर बोलियां, जब बोलियां बनी, तो इन 4-5 स्टेजेस में से कभी ना कभी वो शब्द पैदा हुआ हो, उस शब्द को कहा जाएगा क्या, देशज शब्द। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा देशज में ये लिख सकते हैं आप, वे शब्द जो वे शब्द जो किसी वे शब्द जो किसी भाषा क्षेत्र विशेष, वे शब्द जो किसी भाषा क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं तथा भाषा क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं तथा जो किसी भाषा क्षेत्र विशेष में पैदा होते हैं तथा तथा फिर क्या हो जाता है, संपूर्ण भाषा में वो फैल जाते हैं, तथा कालांतर में भाषा में शामिल हो जाते हैं, कालांतर में मुख्य भाषा में शामिल हो जाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। जो किसी भाषा क्षेत्र में पैदा होते हैं तथा फिर संपूर्ण, तथा मुख्य भाषा लिख सकते हैं, मुख्य भाषा में शामिल हो जाते हैं, मुख्य भाषा में शामिल हो जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भाषा का रीजन, अगर हिंदी का रीजन हम देखें तो कम से कम 10-12 प्रांतों में तो है ही, है कि नहीं। तो 12 से 10-12 क्षेत्र आप देख सकते हैं हिंदी के, प्राथमिक रूप से, द्वितीयक रूप से 2-4 स्टेट और मान लीजिए। तो जैसे शब्द होगा ब्रज भाषा की जगह पे पनपा होगा वो, ठीक है, वो पहले वहीं यूज होता था, लेकिन बाद में वहां के लोगों ने उसको इस तरह इस्तेमाल किया कि फिर वो मुख्य भाषा जो है कि हिंदी है, वो पूरी बेल्ट में उस तरह से इस्तेमाल होने लगा, तो उसको कहा जाता है देशज शब्द। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है बनती है इसकी। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं उदाहरण, है कोई देशज शब्द आपके पास, जैसे लोटा है, पगड़ी है, ये तो कुछ बहुत प्रचलित देशज शब्द है। या फिर बाल्टी तो विदेशी शब्द है ना, खिड़की, खिड़की लिख लेते हैं चलो। हाँ, और क्या, हाँ ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे खिलखिलाना हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं, ऐसे खूब सारे शब्द हो सकते हैं जो देशज हैं, जो कहीं ना कहीं बीच में ही पनपे हैं, संस्कृत से हिंदी बनने की परंपरा में जो बीच में क्रम आए थे वहां कहीं पनपे थे, और अब चल करके वो खूब प्रयोग होते हैं भाषा के अंदर। ठीक है, किसको, ये स्रोत, ये स्रोत के आधार पे वैसे आपको, अब देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे स्रोत के आधार पर ये वाला जो वर्गीकरण है ना, ये सबसे मतलब आप कह सकते हैं एक दृष्टि से अवैज्ञानिक वर्गीकरण बनेगा। इसीलिए वैसे आप इसको मानिए कि 4 मेनली मान सकते हैं, लेकिन फिर कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो संकर, इसीलिए मैंने इसको टूटी हुई लाइन से दिखा रखा है। ठीक है, वैसे तो 4 के अंदर आते हैं, तो स्रोत के आधार पर अगर आप मानेंगे तो वैसे 4 ही होने चाहिए, लेकिन फिर कुछ ऐसे शब्द बचते हैं
जो ये यहीं यहाँ कहीं फिट नहीं होते तो उनको संकर शब्द के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग है जो बचा खुचा जो वो है वो वहां डाल देते हैं उसको, ठीक है। वो एक इस तरह का शब्द। तो 4 आप मेनली मान सकते हैं, 5वां टूटे हुए लाइन से। लेकिन ये जो वर्गीकरण है शब्द का, इसको आप बहुत तार्किक या वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। ये दो हो सकते हैं थोड़ा वैज्ञानिक होंगे, लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होता है वो परिवर्तनशीलता के आधार पर होता है। तो शब्द का दरअसल वर्गीकरण होता है। हाँ, तो 4 ही होना चाहिए मेरे विचार से उत्तर, क्योंकि संकर शब्द कोई ऐसा एक प्रकार का शब्द नहीं है ना। संकर शब्द हो सकता है कि मतलब देशज प्लस तद्भव का रूप बन जाए कोई। अब इसका उदाहरण मैं जैसे आएगा तो बना दूंगा, देशज प्लस तद्भव का बने। हो सकता है कोई संकर, जैसे ज्यादातर शब्द बनते हैं विदेशी प्लस देशज का बन जाए। तो संकर शब्द कोई एक प्रकार का नहीं है, यानी कि इसी के अंदर से इसके बहुत सारे प्रकार निकल सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से जो है ये कोई एक ऐसा वर्ग है जो मतलब जब कुछ नहीं बचता है तो वो शब्द हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। इस वजह से इस वर्गीकरण वैसे वैज्ञानिक नहीं है। माना जाए अगर आ ही जाए सवाल तो मेरे विचार से तो आपको 4 ही करना चाहिए, क्योंकि 5वां वर्ग है वो है जो जो कहीं नहीं बैठ रहा है वो 5वें में आ रहा है, ठीक है। मेरे विचार से तो 4 होना चाहिए भाई, अगर आएगा सवाल तो। वैसे तो आता नहीं है, वैसे आता है। अच्छा, ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं। चलो तो फिर अगला अगला लिखिए, विदेशी। विदेशी क्या होता है? अच्छा, विदेशी शब्द में एक होमवर्क आपको अपने स्तर पे करना है। वो ये है कि कौन सा शब्द किस भाषा से आया है। कम से कम ऐसे 20-25 शब्द हैं, ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे आपने 2-4 शब्द अरबी के याद कर लीजिए, अरबी के मतलब 8-10 शब्द। कुछ फारसी के शब्द होंगे, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी के शब्द बहुत आसान है, वो हर कोई कर लेगा। कुछ तुर्की के शब्द होते हैं, तुर्की के। और इसके अलावा पुर्तगाली के 2-4 शब्द होंगे। ये 3-4 भाषाएं हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको अपने स्तर पे करने पड़ेंगे, क्योंकि कितने शब्द मैं लिखा दूंगा आपको, है ना। तो ये जो है आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा घर पे जाकर के। ये शब्द आपको खुद याद करने हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से याद करने का ही काम है। इसके अलावा कोई और तरीका है इसको करने का? किसी के पास है कोई फॉर्मूला? क्योंकि इसका होता नहीं है ना, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है कि आप मैं इसका ब्रेक करके बताऊं कि ये इस तरह से है? कहानी मतलब? अच्छा, आप ट्रिक बता रहे हैं। इनको भी बता देना फिर आप ट्रिक, अगर आपको आती है तो। है आपके पास बना रखी है, बनानी है अभी? इंजीनियर की तरह केवल नक्शा दिखा दिया, सरकार को पास करा दिया। कुछ याद है तो ठीक है, आप फिर भेज देना इनको। तो एक भाषा के शब्द एक उसमें कहानी में है। अच्छा, ठीक है, वैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप एक ये काम कर लेना भाई, ठीक है। विदेशी शब्द क्या होता है सबको पता है, जो किसी दूसरी भाषा से आया हो, है ना, विदेशी भाषा से आया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपको विदेशी के संबंध में समझना है, और ये भी अपने आप में फिर कॉन्सेप्ट ये है, कंफ्यूजन क्लियर करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं बनता है। क्यों? देखो, विदेशी को आप जो है क्या मानेंगे? जैसे एक भाषा है आपकी, फारसी भाषा तो है, ये क्या विदेशी भाषा है? ये विदेशी है या नहीं है भाषा? आया ना बोलो, है भाई, विदेशी है, फारसी से आया है तो विदेशी में पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है। और एक शब्द माना तमिल से आया आपके यहाँ, तो क्या मानेंगे आप इसको? या एक शब्द, चलो और भी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए क्यों ना, एक बांग्ला से शब्द आया है, ऐसा शब्द है जो बांग्ला का है, बांग्ला का देशज शब्द है, क्योंकि बांग्ला भी कहीं ना कहीं आर्य भाषा है, वो भी संस्कृत से ही पनपी है आगे चल करके, ठीक है। तो लेकिन तब भी देखो, बांग्ला से शब्द आ रखा है, वो विशिष्ट रूप से बांग्ला का शब्द है। एक भाषा तमिल से आ रखा है, या मराठी का कोई शब्द है, अब वो आपकी भाषा में आया है, तो क्या आप उसको विदेशी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या उसे विदेशी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? है, नहीं माना जाएगा। तो फिर आप किस वर्ग में रखेंगे इसको? है, लेकिन देशज, लेकिन तमिल का जो भाषा क्षेत्र है वो, ये तो वो तो हिंदी का है ही नहीं, एकदम जमीन आसमान का फर्क है? तमिल संस्कृत से बनी है। तमिल
देखो ये सबसे बड़ा मिथ है कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, मतलब लिखित रूप में मिलती है। लिखित रूप की बात करूं, मौखिक तो और भी रही होंगी, पाषाण काल में भी कोई ना कोई भाषा रही होगी, लेकिन जब से आदमी ने लिखना पढ़ना शुरू किया, माना ये जाता है, क्योंकि अब सोर्स का आधार क्या बनेगा, जो तमिल में सोर्सेज मिलते हैं वो इससे संस्कृत से पुराने मिलते हैं, तो आप सीधा सीधा मान सकते हैं कि तमिल, अब जिस दिन तमिल का जो सबसे पुराना सोर्स है उस दिन संस्कृत का उससे भी पुराना मिल जाएगा, तो वो रिसर्च मान लेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको तमिल को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि तमिल का जो सोर्स है वो संस्कृत के पहले अभिलेख से पहले मिलता है। ठीक है, तो तमिल के बारे में मान्यता है। तो संस्कृत और तमिल का संबंध है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों भाषाएं समान रूप से चलती हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, तमिल से उतनी भाषाएं नहीं निकली जितनी संस्कृत से निकली है, इस वजह से उसको कहा जाता है। लेकिन सबसे पुरानी भाषा लिखित भाषा के रूप में देखेंगे तो तमिल के अभिलेख मिलते हैं भाई, ये ऐतिहासिक तथ्य। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिफरेंस। देखो वो मुझे मतलब मेरे को पता होता तो मैं बता देता, लेकिन मैं भूल गया हूँ उस अभिलेख को, मैंने पढ़े हुए हैं गूगल पे, मैंने देखे थे, बट तमिल का मतलब कुछ करीब 250-300 साल का मतलब डिफरेंस मिलता है। वो आप देखेंगे गूगल पे जानकारी मिल जाएगी, अभी भी गूगल किया जा सकता है। फिर अगेन वही रिजिड बात है ना कि वेद से पुराना कुछ हो ही नहीं सकता वाली बात। खैर इस डिबेट को हम बाद में करेंगे, चलो, लेकिन फिलहाल संकर शब्द पे आओ। क्या कह रहा था मैं, हाँ, विदेशी शब्द में कि जो तमिल से पनपा हुआ शब्द है, तमिल में जो बना हुआ शब्द है, चलो मान लेते हैं, तमिल बाद में आई है, ठीक है, संस्कृत आदि जननी, ठीक है, सबसे पुरानी भाषा, ठीक है, ब्रह्मा ने सीधा बोला है, ठीक है, मान लेते हैं। तो लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो विशुद्ध रूप से तमिल के होंगे और किसी भाषा के नहीं होंगे। अब माना वो शब्द आपकी हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो क्या उस शब्द को विदेशी माना जाए या फिर देशज माना जाए? क्योंकि जो भाषा का क्षेत्र बनता है ना, जो हम भाषा क्षेत्र लिख रहे हैं, भाषा क्षेत्र का अपना रीजन होता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल मैप के आधार पर आप उसका वर्गीकरण नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से जो है कुछ शब्द, इस वजह से विदेशी शब्द का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है अपने आप में इन भाषाओं के क्षेत्र में थोड़ा सा डगमगा जाता है कि आप उसको विदेशी मानेंगे या देशज मानेंगे। हाँ, उसको या तो हम तत्सम में रखें या देशज में, वो उसकी उस शब्द के आधार पर रखेंगे, उसकी जो उत्पत्ति है वो स्वयं हो रही है किस प्रकार से हो रही है, उसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं लगेगा। ये आपकी अपनी अवधारणा है या कुछ आपने कॉन्सेप्चुअली उस चीज को पढ़ा हुआ? देखो मेरे मन में तो इसको लेकर के कंफ्यूजन है कि इसको हमको किस अंदर रखना चाहिए, क्योंकि जो भाषा क्षेत्र होता है ना, जो हाँ 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 हाँ, और लेकिन पता हो तो हाँ, मतलब चलो फिर ऐसा भी होता है। अच्छा, मतलब देशज की परिभाषा आप ये कह रहे हैं फिर, देखो आज पूरी डिबेट वाले टॉपिक बनेंगे आज सब। देखो देशज की परिभाषा आपने ये भी पढ़ी है कि देशज वो शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का आपको पता नहीं है कि ये आया कहां से है, ठीक है, पक्की बात, समझ गए? मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, इसकी उत्पत्ति सबको पता है। ये शब्द सुना आप लोगों ने, भोकाल, कहाँ बोला जाता है? अवध प्रांत में बोला जाता है, ठीक है, और ये अवधि का शब्द है अपने आप में, बहुत बाद में पनपा है लेकिन पनपा तो है ही। तो इसको आप देशज मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसको तो देशज में रखना ही पड़ेगा आप, ठीक है। उत्पत्ति पता हो ना पता हो इसका ये आधार नहीं होता है, लेकिन वो जो एक बहुत छोटे भाषा क्षेत्र से पनपा हो और फिर आकर कर चल करके वो चला हो, उसको आप मानेंगे ये, ठीक है। तो विदेशी शब्द को लेकर के तब भी डिबेट को आप मान के ही चलो भाई कि है ही। संकर शब्द, अब ऐसे शब्द हैं जो कहीं फिट नहीं होता है, वो संकर शब्द में आता है। जैसे पहला शब्द तो यही आता है, रेलगाड़ी, ठीक है। संकर शब्द यानी कि जो दो सोर्सेस से निकला हुआ है, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे होंगे जो इसमें भी फिट नहीं होगा। संकर शब्द आपने बना लिया ना कि ये इससे निकला हुआ है रेलगाड़ी। अब मैं आपके सामने ऐसा शब्द रखता हूं, कई जगहों पे स्टेशन को टेशन बोला जाता है। जो स्टेशन नहीं बोल सकता है वो टेशन बोलता है, ठीक है। अब स्टेशन क्या है? अगर स्टेशन बोला जा रहा है तब तो क्या है? अगर स्टेशन बोला जा रहा है तब क्या है?
तब तो विदेशी शब्द है। लेकिन स्टेशन वो बोल नहीं रहा है, शब्द उसने बदल दिया, स्टेशन बोल रहा है। इसका मतलब ये कैसा शब्द है? ये विदेशी प्लस, मतलब विदेशी का तद्भव रूप है ना, विदेशी का तद्भव रूप किया हुआ है। तद्भव क्या है? उसको बिगाड़ देना, चेंज कर देना, ठीक है। और तद्भव की ज्यादातर जो परिभाषा हमने देखी वो क्या है? संस्कृत को अलग करके, संस्कृत का शब्द तोड़ करके या संस्कृत का शब्द बदल करके वो तद्भव है। स्टेशन ऐसा शब्द है जो विदेशी का तद्भव बन गया है। तो इस तरह के शब्द जो है किस वर्ग के अंदर आएंगे, ये जो है आपके लिए एक डिबेट का टॉपिक बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। इस वजह से ये जो वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर, इसको आप बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं मान सकते, ठीक है। तो संकर शब्द में ये तो आपने रख लिया, उसको कहाँ रखेंगे फिर? उसको भी संकर शब्द के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति एकदम विपरीत है कि नहीं? तो ये वाले जो शब्द होते हैं, ये जो है इस वजह से स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है, ये अपने आप में क्या है? बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसको आप मानते हैं। संकर शब्द लिखा आपने, विदेशी लिखा, तो विदेशी आप चाहें तो लिख सकते हैं जो दूसरी भाषा से आए हैं। मेरे हिसाब से तमिल का शब्द भी देशजी में आना चाहिए, उसमें विदेशी में आना चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत फिर बांग्ला के साथ है, जो कि एक ही भाषा परिवार की दो भाषाएं हैं। या तो इसकी कोई सॉलिड परिभाषा हम देख के आए, ठीक है। इसको लेकर के भाषा वैज्ञानिकों में क्या है, क्या मत है, ठीक है। कोई प्रामाणिक किताब से देख करके हैं कि इसको लेकर के जो तमिल का शब्द है, जो डिबेट हमने अभी तक करी, वो कहाँ इसमें रखा जाता है। या तो उन्होंने कोई सॉलिड तर्क उसके पीछे दिया हो, और देवनागरी मतलब जो हिंदी भाषा संस्थान है उन शब्दों को किस वर्ग के अंदर रखता है, या तो ये हो। वैसे हिंदी भाषा संस्थान इसको लेकर के कोई बात करता ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। ये गाइडों की पनपी हुई जो है परंपरा है, जो बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा परिवर्तनशीलता के आधार पर बात करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण करता है। अगला आता है आपका निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर कितने प्रकार? 3 प्रकार। यानी कि निर्मिति कैसे हुई है उस शब्द की, वो बना कैसे है, इस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो पहला शब्द जो है रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। और ये योग रूढ़ शब्द बहुत काम आता है समास में, है कि नहीं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द लिखिए, रूढ़ शब्द में ऐसा लिखिए, वे शब्द जो या ऐसा लिख सकते हैं, वे शब्द जिनको तोड़कर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जिनको तोड़कर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, वो होते हैं आपके रूढ़ शब्द, जो मूलतः बना हुआ होगा, है ना। तो वो होगा आपका रूढ़ शब्द। जिनको तोड़कर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकाला जा सकता, होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कुछ बना सकते हैं, जैसे रूढ़ शब्द भी अपने आप, रूढ़ अपने आप में एक पूरा रूढ़ शब्द है। जैसे कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे हाथी शब्द है। हाथी अपने आप में कैसा शब्द है? ये कैसा शब्द है? ये अपने आप में रूढ़ शब्द है ना। हाथी में अगर आप इसका वर्ण विच्छेद कर दें, चाहे अलग कर दें, किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश करें, चाहे ऐसा कर लें या ऐसा कर लें, चाहे ऐसा कर लें, कुछ भी कर लो, है ना। और भी कई तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो तोड़ के देखिए, किसी में भी आपको एक सार्थक अर्थ नहीं दिखाई देगा, वो होगा आपका क्या? रूढ़ शब्द, ठीक है।
तो इसके दो चार लिख लो आप, रूढ़ शब्द के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण आपके दिमाग में फटाफट आने चाहिए कम से कम। हाँ है? घर हो गया है ना, क्या? अच्छा, कर, घर, कर, फिर आप और उसी के साथ और राइमिंग करेंगे फिर। हाँ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ज्यादातर जो नाम होते हैं जानवरों के वो सारे वो होते हैं, आज, कल, या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, तो ये सारे जो है दो चार शब्द आप अपने अपने हिसाब से लिख लो। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर, यौगिक शब्द पर। ये ऐसा लिख सकते हैं इसमें, वे वे शब्द जो वे शब्द जो दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों तथा जो रूढ़ शब्दों से, दो या अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हैं तथा जिनका अर्थ जिनका अर्थ उन उन रूढ़ शब्दों जिनका अर्थ जिसका अर्थ उन रूढ़ शब्दों के अर्थों को जोड़कर निकल जाता है, उन रूढ़ शब्दों के अर्थ को जोड़कर निकल जाता है। उनको जोड़कर निकल जाता है। ठीक है, तो यौगिक शब्द वो होता है। जैसे यौगिक शब्द में क्या है, कोई से भी आप यौगिक शब्द निकाले जा सकते हैं। जैसे एक रूढ़ शब्द था विद्या, एक रूढ़ शब्द था आलय। ठीक है, और इन दोनों को मिला करके आपने एक शब्द बनाया विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का जो अर्थ है वो अर्थ अगर विद्या प्लस आलय का अलग अलग अर्थ करके उसका जोड़ करके बन जाता है तब तो वो यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक और योग रूढ़ का फर्क यही है। विद्या का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ विद्या है, आलय का अर्थ घर है, यानी कि विद्या का आलय है ना, विद्या का घर, या फिर क्या शिक्षा का घर आप इसको कह सकते हैं एक संदर्भ में। तो शिक्षा का घर विद्यालय का अर्थ है या नहीं है, है ना। यानी इन दोनों का अलग अलग अर्थ को जोड़ करके अगर इसका अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, नहीं तो वो क्या है, अगर दोनों का अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग निकल रहा है, इन दोनों को अलग अलग अर्थ करके अलग निकल रहा है, तो फिर वो क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। तो यौगिक शब्दों को दो चार प्रकार और आप बना सकते हैं। विद्यालय हो गया है, हाँ, रसोई घर जैसा इन्होंने एक बनाया। आलय और घर से इतर कुछ और, जैसे गुरु कृपा हो गया, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये सारे शब्द क्या हैं, यौगिक शब्द हैं। ठीक है, जिनका अर्थ भी वही है जो उनके मतलब उनको बनाने वाले दो रूढ़ शब्दों का अर्थ है, वो होता है आपका यौगिक शब्द। तीसरा आइए आप योग रूढ़ शब्द पे। योग रूढ़ शब्द बताइए, योग रूढ़ शब्द क्या है।
योग रूढ़ शब्द में ऐसा लिखिए, दो या अधिक रूढ़ शब्दों से बना हुआ वो शब्द दो या अधिक रूढ़ शब्दों से बना हुआ वह शब्द जिसका अर्थ उन दो जिसका अर्थ उन रूढ़ शब्दों के अर्थ से के संयुक्त अर्थ से जिसका अर्थ उन दो रूढ़ शब्दों के या उन रूढ़ शब्दों के संयुक्त अर्थ से भिन्न हो, जिसका अर्थ उन रूढ़ शब्दों के संयुक्त अर्थ से भिन्न हो, ठीक है, वो होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द के क्या हो सकते हैं? जैसे जो भी बहुव्रीहि समास वाले आपको मिलते हैं, ठीक है, है कि जैसे ये ले लो आप, पंक प्लस ज, ठीक है, पंकज, पंकज जो शब्द बना हुआ है। अब देखिए ये एक योग रूढ़ शब्द है क्योंकि ये पंक प्लस ज से मिलकर के बना हुआ है। पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़ होता है। ज का अर्थ क्या है? जन्म लेने वाला, या जन्म लेने वाला बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला जो है, ये जो है पंक प्लस ज का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। लेकिन इसका संयुक्त अर्थ जो है, जो पंकज का अर्थ दरअसल निकलता है उससे थोड़ा सा अलग है। वो ऐसे है क्योंकि पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ कर दिया गया है कमल, रूढ़ कर दिया गया ना, अर्थ क्या कर दिया गया है? रूढ़ कर दिया गया है। लेकिन इसका जो वो है, अगर आप इससे बनने जो इस शब्द को जो शब्द बनाते हैं उसका जो है अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। अब पंक प्लस जो पंकज अगर हम लिटरली लेना शुरू करें, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में तो बहुत कुछ जन्म लेता है। मच्छर भी कीचड़ में जन्म लेता है ना, अगर गंदा प्रकार का कीचड़ हो तो, है ना, मच्छर भी वहां जन्म लेता है। बहुत सारे इस तरह के इंसेक्ट होते हैं। इसके अलावा बदबू कीचड़ में जन्म ले सकती है। और क्या क्या जन्म ले सकता है? और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कीचड़ में जन्म लेते हैं। लेकिन तब भी क्या है, पंकज जो है इसके लिए रूढ़ कर दिया गया है, इसका शब्द एक स्पेसिफिक कर दिया गया है, इसलिए ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह से लंब उदर, लंबा है उदर जिसका, है कि नहीं है, तो ये एक हो सकता है लंबोदर। गणेश के लिए अर्थ रूढ़ कर दिया गया है, लेकिन जो उसके बनाने वाले शब्द हैं उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, ठीक है। तो ये जो है आ गया आपका योग रूढ़ शब्द। इसमें एक और आप पॉइंट लिख सकते हैं, नीचे से नोट बना करके लिखिए, समस्त योग रूढ़ शब्दों में, समस्त योग रूढ़ शब्दों में योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। अब ये जब समास आएगा तो समस्त योग रूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, समास उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो जब समास आएगा तो वो कर लेंगे भाई, ठीक है। तो निर्माण के आधार पर भी हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जो आता है दरअसल वो परिवर्तनशीलता के आधार पर आता है सबसे ज्यादा, और यही असली में महाभारत शुरू होती है, ठीक है। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द लिखिए, विकारी शब्द में लिखिए वे शब्द जो
विकारी, वे शब्द जो काल कारक लिंग वचन, काल कारक लिंग वचन भाव वाच्य आदि के भाववाच्य आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं। आदि के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं। काल कारक लिंग वचन भाववाच्य, काल कारक लिंग वचन, तो वो होते हैं आपके क्या, काल कारक लिंग वचन भाव और वाच्य के प्रभाव से बदलते हैं, वो होते हैं आपके विकारी शब्द। ठीक है, ये हो गया आपका विकारी शब्द। इसके अलावा अविकारी, नहीं पहले विकारी शब्द के 4 प्रकार लिख लो। चलो पहले अविकारी कर ही लो, तब साथ में बना लेंगे एक पूरा बॉक्स। अविकारी शब्द लिखिए, जो किसी भी प्रकार से परिवर्तित न हो। न हो, अविकारी शब्द कहलाता है। जो किसी भी तरह से न बदले, वो क्या होता है, अविकारी शब्द कहलाता है। वो होगा आपका अविकारी शब्द। तो किसी भी तरह से ना बदले, ठीक है, वो होगा आपका क्या, अविकारी शब्द। और किसी भी तरह से मतलब ये ऊपर 6 जो विकार उत्पादक तत्व, इनको ये जो 6 दिए हैं आपने, काल कारक लिंग वचन और वाच्य और भाव, ये 6 जो होते हैं इसको विकार उत्पादक तत्व कहते हैं। यानी कि वो तत्व जो किसी शब्द में, यानी कि शब्द के अंदर जो विकार उत्पन्न, विकार का अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक है, वैसे विकार का जो हम कॉनोटेशन लेते हैं वो बड़ी नेगेटिव सेंस में लेते हैं। जैसे कोई बीमार हो गया तो विकार हो गया कहते हैं, है ना। विकार का अर्थ वैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, रोग भी क्या है, अपने आप में एक खास तरह का परिवर्तन है। ठीक है, कि आपका शरीर एक खास तरह से फंक्शन करता है नॉर्मली, आपके शरीर में हल्का सा परिवर्तन आ गया है ना, चाहे टेम्परेचर बढ़ना हो, कहते हैं बुखार आ गया है ना, तो वो होता है विकार आना। तो सीधा सीधा विकारी अविकारी वही होता है। ठीक है, तो विकारी अविकारी हो गया। अब लिखते हैं विकारी और अविकारी के प्रकार। तो अब जो शब्दों के प्रकार हैं वो दरअसल यही है, बाकी तो बस सिलेबस बढ़ाने के काम है ज्यादा। यहाँ आपने याद करने से ज्यादा समझने का काम ज्यादा करना है। तो अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट करना है आप लोगों ने। लॉजिकल माइंड किस हिस्से में होता है दिमाग के, पता है? लॉजिकल माइंड कौन सा है? दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट एक राइट। कौन सा हिस्सा होता है? राइट हिस्सा। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, तो अगर आप इसको लेफ्ट माने तो एक होता है राइट। तो जो राइट हिस्सा होता है वो लॉजिकल थिंकिंग के लिए ज्यादा काम करता है, और लेफ्ट जो हुआ माना जाता है वो क्रिएटिव काम के लिए ज्यादा, क्रिएटिव प्लस मेमोरी के लिए, शायद मेमोरी का काम ज्यादा करता है। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग का दाहिना हिस्सा एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके लिए जो भी योग क्रिया आपने पढ़ी हुई हो या जानते हो, तो अगर आप देखते हो इस प्रकार के कार्यक्रम योगा वगैरह के, तो राइट जो है दिमाग आपने एक्टिवेट करके आना। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, विकारी शब्द के 4 प्रकार लिखिए, आते होंगे आपको अगर तो। जिसको नहीं आते हैं वो यहां से देखेगा। संज्ञा, अब 3 लिख लेंगे, कम से कम एक तो लिख लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
एडवर्ब, अविकारी 3 4, ठीक है। क्रिया विशेषण, इसको क्या कहते हैं? नहीं पता है किसी को? एडवर्ब, ठीक है। फिर आता है समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं इसको, समुच्चय बोधक या योजक, इसको कहा जाता है कंजक्शन। बीच में एन आता है या नहीं आता है थोड़ा देख लेना। कंजक्शन एन नहीं आता है शायद, देख लेना थोड़ा सा। TION, कंजक्शन, समुच्चय बोधक या योजक भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज आती है वो आती है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक को कहा जाता है प्रीपोजिशन। और अंत में आता है विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, जो भी लिखना चाहें। विस्मय सूचक, इसको क्या कहते हैं? विस्मय सूचक, चलो जो भी कहते हैं इंग्लिश में वो लिख लेना, ठीक है। ये भूल गया हूँ मैं लास्ट, विस्मय सूचक नहीं, वो तो अलग होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गए, ये होते हैं आपके विकारी और अविकारी। अब जो दरअसल आपको काम करना है वो यहाँ से, आपकी व्याकरण यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है वो आपकी क्या है? संज्ञा आती है, ठीक है। संज्ञा, तो सीधा लिखिए आप, संज्ञा हेडिंग डालिए। ठीक है, लिखिए आप संज्ञा। संज्ञा तो क्या होता है? संज्ञा किसी का भी नाम है, किसी भी, कुछ भी जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया परिभाषा मिलती है, नेम इज नाउन, ठीक है, बहुत बढ़िया उन्होंने बनाया है, ठीक है। आजकल अभी भी आपकी किताबों में क्या है, व्यक्ति, वस्तु, वो भाव, ये सब का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो जितने भी वो 5-6 शब्द हैं, अगर उन सबको देखा जाए तो सब कुछ उसी में आ जाता है। तो जो भी नाम है, कुछ भी नाम, किसी का भी नाम है, वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो लिखिए आप, नाम को सूचित करने वाले, नाम को सूचित करने वाले, तो किसी भी नाम को सूचित करने वाले शब्द, करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी नाम को सूचित करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। एनी नेम इज नाउन। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के प्रकार, पहला व्यक्ति, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा भाववाचक, लास्ट में लिखते हैं, चलो पहले द्रव्यवाचक लिख लेते हैं, द्रव्यवाचक। चौथा समूहवाचक, और अंत में एब्स्ट्रैक्ट लिखिए, भाववाचक। किसी को, कोई ऐसा है जिसको संज्ञा पहचानने में भी समस्या आती है? हैं? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं,
गेहूं किस प्रकार की संज्ञा है? है? व्यक्तिवाचक, अच्छा। हाँ, द्रव्यवाचक। और कोई? समझ गया मैं आपका स्तर, ठीक है, यानी कि समझाना ही पड़ेगा। मैं बहुत उससे ले रहा था। ठीक है, तो मतलब मैं यही चेक करना चाह रहा था कि क्या मतलब आपको किस स्तर पे पढ़ाए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब कल से यहाँ बनेगा कक्षा 8 का माहौल। ठीक है, हाँ, जो आपको अपने लेवल पे भाई वो विदेशी वक्त थोड़ा सा देख लेना, सवाल वहां से ज्यादा पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, वो तथ्यात्मक होता है। अच्छा, किसी के पास ऐसी किताब है जिसके पास यूके ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो हिंदी के, केवल यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के भी नहीं? कोई ऐसी है किसी के पास? किसी के पास ऐसा संग्रह कहीं से मिले तो वो आप देख लेना। ठीक है, जनरली मैंने सुना है ऐसा भी, अफवाह भी हो सकती है, सच भी हो सकता है कि कुछ शब्द हर आयोग के फेवरेट होते हैं, वो हर जगह उसको पूछते रहते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन मान के चलिए कि ग्रुप सी का जो लेवल है वो आपके यहाँ उससे थोड़ा बढ़ करके ही आएगा लेवल, है ना, क्योंकि आप क्या है हिंदी के ग्रेजुएट हैं, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपसे थोड़ा कठिन प्रकार के जो है शब्द पूछे जाएंगे। गेहूं जो आएगा वो द्रव्यवाचक आएगा। ठीक है, गेहूं द्रव्यवाचक है, तो अभी देखेंगे हम किसको गिनना है, किसको मापना है, क्या करना है। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से देखना है। ठीक है, चलिए, तो संज्ञा के प्रकार लिख लिए, कल से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे इसमें।